हेलो टू एवरीवन। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें, क्योंकि तभी जो एक आउटपुट हमें मिलेगा। और जो जो चीज़ें मैं बताता चलूँगा, मतलब मैं कैसे पढ़ाता हूँ उसका एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज़, देन आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। और जो जो लेक्चर्स में जो भी पॉइंट्स मतलब मैं बताते जा रहा हूँ, उनको भले आप डेफिनेशन ना लिख पाएँ, लेकिन उन पॉइंट्स को नोट करते चलें कि इन फ्यूचर या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले आप उनके बारे में मतलब एक लाइन दो लाइन या फिर मतलब कुछ भी नोट करते चलें। क्योंकि जो चीज़ें लैंग्वेज फॉर्म में हमारे पास होती हैं, मतलब रिटन फॉर्म में, वो कभी भूलती नहीं हैं। और सिर्फ वो देखना है तो मतलब कई सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें वो सिर्फ एक तरह की टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि जब तक आप एफ़र्ट नहीं लगाएंगे किसी भी चीज़ में, तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मतलब तो एफ़र्ट लगाने के लिए पढ़ाई में हम कैसे एफ़र्ट लगा सकते हैं? हम एफ़र्ट लगा सकते हैं कि हाँ, मतलब इस समय कि हम एक अच्छी नोट्स बना लें, ठीक है। तो वो काम आपको करना है। और मैं मतलब जहाँ कुछ लिखना होगा मैं आपको बताता चलूँगा कि कैसे कैसे एक प्रॉपर मतलब नोट बनाएं। और इसमें तो ऑप्शन भी होते हैं ना यूट्यूब में कि आप वीडियो को मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ें लिखना है तो आप इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि प्रॉपर कॉपी पेन लेकर के बैठें और फिर इस वीडियो को मतलब पूरा एंड तक देखें और नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन इतना पार्ट हम पढ़ेंगे आज, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन जो है वो मतलब शायद एक सेपरेट वीडियो बने इस चैप्टर पे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को हम शुरू कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है, पहला पॉइंट आपका, मैं फिर से कह रहा हूँ नोट्स बनाते आपको चलना है। तो हेडिंग आप डालेंगे केमिकल रिएक्शन, और उसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, चेंजिंग ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सब्सटेंस टू अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस होगा वो एक प्रोसेस में जा कर के चेंज हो जाएगा, कुछ नया बनेगा। और जो नया बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी न्यू होंगी, मतलब पहले वाले से मैच नहीं करेंगी, अलग प्रॉपर्टी होंगी उसकी। इन टर्म्स ऑफ कलर आप कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, या फिर इन टर्म्स ऑफ स्मेल, या फिर इन टर्म्स ऑफ स्टेट, कुछ भी मतलब उनका डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, हिंदी में अभिकारक कहेंगे। और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ें बनती हैं बाद में, उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैक्सिमम सभी की मतलब बुक्स में है, एसचंद हो गया या फिर एनसीईआरटी। जो सबसे कॉमन एग्जांपल लोग देते हैं वो है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से। मतलब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसे कराते हैं एक्सपेरिमेंटली, कि जैसे मैग्नीशियम कुछ भी मैग्नीशियम का एक वायर आप लेंगे और उस वायर को मतलब जैसे उसको जला देंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब जलाते इसलिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से ऐसे रिएक्शन नहीं करके हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसे जला देते हैं। तो ये जो एशेस बनती है ना, राख, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो बहरहाल ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज चेंजिंग टू अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, एंड द सब्सटेंसेज विच आर टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड reactants, and the new substances which are formed during a chemical reaction are called products. and example उसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज एरो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मतलब इससे आपको कुछ खास गेन नहीं होने वाला है कि हाँ एग्जाम में आप बड़ा अच्छा कर लेंगे इतनी सी अंडरस्टैंडिंग से। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, कि केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, मतलब कि हमारे दिनचर्या में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब अलग अलग तरह से। तो इस कैटेगरी को मैं बहुत ब्रॉड वे में कवर करना चाहूँगा कि मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए आपसे, और मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि सभी मतलब टर्म्स को आपको बता दूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि जनरली इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव दे देगा, या फिर हाँ ठीक ऑब्जेक्टिव दे देगा, या फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए दे देगा बहुत सारे ऑप्शन, उनमें से कुछ आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है और कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो टोटल
18 मतलब एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शंस का, जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं। तो आप इन्हें वन बाय वन नोट करते चलेंगे। मैं वन बाय वन एक साथ मतलब 18 को सिर्फ नाम बता दूंगा आपको, अब एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा मतलब नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो आप उसको लिखना शुरू करते हैं। 18 डिफरेंट एग्जांपल्स मैं दूंगा केमिकल रिएक्शन का दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर डेली लाइफ। तो द नंबर 1 इज़ सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का फटना। द सेकेंड केमिकल रिएक्शन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही का बनना। द थर्ड केमिकल रिएक्शन इज़ कुकिंग ऑफ फूड। द फोर्थ केमिकल रिएक्शन इज़ डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक और इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो द फिफ्थ केमिकल रिएक्शन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, aerobic respiration, RESPIRATION, respiration. The sixth chemical reaction is anaerobic respiration, ANAEROBIC, उसके बाद से respiration, anaerobic respiration. The seventh chemical reaction is photosynthesis, PHOTOSYNTHESIS, photosynthesis. The eighth chemical reaction is ripening of fruits, फलों का पकना, RIPENING, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। द नाइन्थ केमिकल रिएक्शन इज़ सीजनल चेंज ऑफ कलर्स ऑफ लीव्स, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग जो पेड़ पौधे अपने पत्तियों के कलर को बदल लेते हैं, वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सीजनल चेंज ऑफ कलर ऑफ लीव्स। और उसके बाद से जो 10वां केमिकल रिएक्शन है, 10th पॉइंट, वो है ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीडेशन में आप 6 अलग अलग पॉइंट्स डालेंगे, मतलब 10A, 10B, 10C, 10D, 10E और 10F। तो यहाँ 6 मतलब एक जनरल टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एग्जाम में आपको ऑक्सीडेशन भी पूछ सकता है या फिर कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी आपको दे देगा। तो 10 के A वाले में जो आप लिखेंगे, वो आप लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मैंने 5वां पॉइंट अभी बताया हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। उसके बाद 10B में बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, या फिर लाइटनिंग ऑफ कैंडल भी आप कह सकते हैं अलग फॉर्म में, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स या फिर लाइटनिंग ऑफ कैंडल। 10C में बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। 10D में कंबशन, COMBUSTION। 10E में फायरवर्क्स, FIREWORKS, फायरवर्क्स मतलब जो पटाखे आप जलाते हैं। और 10F में लास्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन सरफेस। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 10 के जो ABCDEF पॉइंट्स है, मैं इन्हें रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार। 10A में एरोबिक रेस्पिरेशन, 10B बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, 10C बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, FUELS फ्यूल्स, 10D कंबशन, 10E फायरवर्क्स और 10F में आप लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ टोटल जो 10 में 6 पॉइंट्स है, लेकिन हम इसमें 5 काउंट करेंगे क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी मैंने पीछे मतलब लिखवा ही दिया है। तो शुरू के 9 और यहाँ के 5, टोटल 14 हो गए, 14। 4 और मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो 11 नंबर है वो है केमिकल बैटरीज़। मतलब केमिकल बैटरीज़ जनरली हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इनका पीछे का जो प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शन करके ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल बैटरीज़ अगर आता है ऑप्शन में, तो आप उन्हें उससे बताएंगे कि हाँ वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर 12th एग्जाम्पल है रॉटनिंग ऑफ फूड, मतलब खाने का सड़ जाना, एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, ROTTENING, रॉटनिंग ऑफ फूड। और उसके बाद से जो 13वां एग्जाम्पल है वो है हेयर कलरिंग, मतलब बालों का जो डाई लगाते हैं या फिर मेहंदी का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। और फिर जो 14वां एग्जाम्पल है 14, इट इज़ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब डी कलराइज करना, किसी के कलर को उड़ा देना। जैसे कपड़ों वगैरह में जनरली इस्तेमाल किया जाता है कि कलर को अगर डी कलराइज करना हो तो हम कुछ ब्लीचिंग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीचिंग भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सभी एग्जाम्पल्स को एक बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि ये मतलब एग्जाम्स में पूछते हैं अलग अलग टर्म्स, मतलब दे करके कि हाँ वेदर दे विल
या फिर टिक ऑल द प्रोसेसेस विच आर केमिकल रिएक्शंस, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप कहाँ, मतलब और एक को मैं मतलब एक्सप्लेन करता चलूँगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सॉरिंग ऑफ मिल्क। अच्छा, इन्हें मैंने याद किया है, इसीलिए सीक्वेंस में मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आपका भी प्रोसेस है कि आपको अपने लाइब्रेरी को एनरिच करना है इन वर्ड्स से, तभी आप मतलब जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश तभी अच्छी बोल पाएंगे जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। उसी तरह से आप केमिस्ट्री तभी उतनी अच्छी सीख पाएंगे जब इसके टर्म्स को सीख लेंगे। तो अपने मतलब इस पावर को बढ़ाइए जो लर्निंग कैपेसिटी है आपकी। तो पहला जो है वो स्टोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का फटना। जो सेकंड था फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, वो भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। जो तीसरा था कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। चौथा है डाइजेशन ऑफ फूड। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, जो फूड होते हैं वो जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, ये हमें जनरली फूड से मिल जाते हैं। उसमें डाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक एनिमल का, जिसमें हम भी आते हैं मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, वो क्या करते हैं कि फूड से जो जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल ऑप्टेन होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इन सबको वो डिकम्पोज कर देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, मतलब जो स्मॉलर कंपोनेंट्स में, जिन्हें ग्लूकोज कहते हैं। फिर से आप सुन लें कि फूड के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, उनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, जिन्हें ग्लूकोज कहते हैं। और ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जनरली, मतलब, और वो उनको कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें ग्लूकोज कहते हैं। और इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन, जो कि ये केमिकल रिएक्शन है। और नेक्स्ट हमने आपको बताया है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जो हम सांस लेते हैं, और इस सांस लेने से एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन मतलब अदर गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और स्मॉल अमाउंट्स में जो मतलब गैसेज होती हैं, वो सभी हमारे लंग्स में जाएंगी जब हम एयर को इनहेल करते हैं। और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, तो जितना ऑक्सीजन गई थी उसको हमारे लंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो रिमेनिंग गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेजर नाइट्रोजन हो गई, मेजर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी बाहर चली जाती हैं। अब इन ऑक्सीजन का हमारा लंग्स क्या करता है, मतलब हमारे लंग्स क्या करते हैं इन ऑक्सीजन का, हमारा लंग्स उन ऑक्सीजन को ब्लड में डिजॉल्व कर लेता है, और फिर वो ब्लड से वो ऑक्सीजन होती हुई हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि वो ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था ना चौथे एग्जाम्पल में, डाइजेशन में, कि ग्लूकोज कहाँ से आता है, वो फूड मटेरियल होता है, स्मॉल कंपोनेंट्स। अब ये ऑक्सीजन उन ग्लूकोज से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। और उन ग्लूकोज से रिएक्शन करने के बाद 3 कंपोनेंट बनते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आपको इन सब चीज़ों को नोट करते चलना है, तभी एक प्रॉपर नोट बन पाएगी और बहुत सारी नॉलेज आपको मतलब मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज कहाँ से आई वो भी आपको पता है, ऑक्सीजन कहाँ से आई वो भी आपको पता है, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है वो फूड मटेरियल से आया है, और ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और 3 कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और एरो दे करके आप 3 कंपोनेंट को चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला कंपोनेंट जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम एक्सहेल करते हैं ना, तो फिर लंग्स उन सब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में ला करके जिन गैसेस को हमें एक्सहेल करना होता है, बाहर निकलना होता है, उनके साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाती है। तो पहला कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कंपोनेंट वाटर, जो हमारे बॉडी में ही मतलब हो जाता है, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ग्लूकोज, वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से और बनाते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि जनरली वेस्ट होता है, और फिर वाटर, और फिर एनर्जी। मतलब यानी कि जो मेन पर्पज़ है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो सिर्फ एनर्जी को ही बनाना है। तो एनर्जी हमारे बॉडी में रहेगी तभी ना हम काम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो मैं अपने फूड एनर्जी को खर्च कर रहा हूँ। जितनी एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो गई है हम उसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं साउंड एनर्जी में। मतलब तो जिसे आप सुन रहे हैं और आप मतलब देख रहे हैं, जो भी काम मैं यहाँ कर रहा हूँ उसमें मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। अब मैं जब थक जाऊँगा तो मैं फिर से कुछ खाऊँगा पीऊँगा, ताकि फिर से और मतलब ऑक्सीजन से जो फूड पार्टिकल से रिएक्शन करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये 5वां एग्जाम्पल था एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो 6वां एग्जाम्पल है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होना ही होता है, और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब इसमें जो ये ग्लूकोज होते हैं ना, ग्लूकोज,
ये बिना ऑक्सीजन से रिएक्शन किए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नहीं होगा, वो जनरली ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल्स में, एल्कोहल ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये बनेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? वो जनरली कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, ठीक है ना, एनिमल या फिर ह्यूमन बींग नहीं करेंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या, ये रिवर्स है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ध्यान रहे कि एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है रिएक्शन में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और फिर एरो देकर के आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है ना। उसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस है वो इसका रिवर्स होता है, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज ए रिएक्टेंट काम करेंगे फोटोसिंथेसिस में। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है जनरली, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज और क्या था प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ये प्लांट्स में होती है। प्लांट्स जनरली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ये क्या करते हैं कि सिंपली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वाटर जनरली जो हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और हीट एनर्जी ये कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से लेते हैं। ठीक है ना। और फिर देखिए कितने मतलब नॉर्मल कंपोनेंट्स को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, सनलाइट ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेस में ही है, और फिर ये वाटर का इस्तेमाल करके इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके ये एक रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और क्या बनाएंगे? मतलब ऑक्सीजन बनाएंगे। तो दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जो ऑक्सीजन बनती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, मतलब वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन। और जो ग्लूकोज बनता है वो मतलब जनरली फिर से हम उसको फूड में मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं ना, खाना वगैरह बनाने में, मतलब ग्लूकोज से बनता है, फिर वो ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट हो जाता है मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह में, तो जो मतलब एज ए फूड मटेरियल हम मतलब फिर से उसको मतलब इस्तेमाल करें। तो ये एक साइकिल जनरली चलती रहती है मतलब। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने 8वां बताया था वो है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों का पकना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कलर चेंज होता है है मतलब लीव्स में, जैसे मान लीजिए पहले ग्रीन रहेगी, उसके बाद कभी कभी हो सकता है कि हाँ वो येलो हो जाती है, तो वो जनरली कुछ उनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। मैं नाम फिर से बता रहा हूँ, क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। और येलो कलर का मैं नाम थोड़ा सा भूल गया हूँ, जो पिगमेंट होता है, बहरहाल क्लोरोफिल चेंज होता है, मैं नाम भूल गया हूँ, आप उसे देख लें कि द रीज़न बिहाइंड येलो कलर ऑफ द लीव्स, तो आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह अगर आप करेंगे तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद जो मैंने ऑक्सीडेशंस में आपको बताया था, कंबशन ऑफ मतलब 10A में था एरोबिक रेस्पिरेशन, और 10B में जो था वो था बर्निंग ऑफ वैक्स या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो यहाँ वैक्स और फ्यूल को हम एक जैसा समझ लें, और ऐसा समझ लें कि वैक्स और फ्यूल का मतलब यही पेट्रोल, केरोसिन ऑयल वगैरह जो भी हो गए। ठीक है, ये सब एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ें आपको नोट करके चलनी है। मैंने एक नया टर्म का नाम लिया हाइड्रोकार्बन, तो आप उसे नोट कर लें कि हाइड्रोकार्बन मतलब एक हेडिंग हो गई, और आपको उसे जानना है कि क्या होता है। मैं आपको बता भी रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने होते हैं। ठीक है ना, मैं मार्कर का यूज़ करूँ थोड़ा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पर जो मैंने दो टर्म्स का भी मतलब इस्तेमाल किया है, एक तो हो गया वो क्या नाम है वैक्स, और दूसरा हो गया फ्यूल्स। तो वैक्स और फ्यूल जो भी होते हैं उनमें सिर्फ यही दो कंपोनेंट मेजर फॉर्म में होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो बर्निंग ऑफ वैक्स या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग का मतलब क्या हुआ केमिस्ट्री में? बर्निंग का मतलब देखो BURNING, बर्निंग ऑफ एनीथिंग का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। किससे रिएक्शन कराना? ऑक्सीजन से। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, O2 इसका फार्मूला होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो O होता है, लेकिन फार्मूला जो आप लिखेंगे तो वो O2 होगा ऑक्सीजन का। तो मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने को ही बर्निंग कहते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने को ही कंबशन कहते हैं, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था कंबशन। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बर्निंग चाहे कंबशन, ठीक है, दोनों एक चीज़ें होती हैं। तो हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके
वाटर बना लेगा, और ये जनरल वाटर जो होगा ये गैसियस फॉर्म में होगा, इसीलिए हम इसे वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर बनते हैं जनरली, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है ना, तो हाई टेम्परेचर के वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर के गैसियस फॉर्म में होता है, जिससे हम जनरली वेपर कहते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बना लेता है, और कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर आप हो सकता है कि आपको ये समझने में दिक्कत हो कि हमने 2 यहाँ लिखा है तो फिर वाटर लिखने समय 2 वहाँ क्यों लिख दिए हैं, तो वो केमिकल इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने सब्सटेंसेस। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, वाटर का फार्मूला फिक्स H2O होगा। वो वाटर मैंने नहीं लिखा है इंग्लिश में WATER, और मैंने उसका फार्मूला लिख दिया है H2O। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, ठीक है ना। वो क्यों होता है और मतलब क्यों वहाँ पर 2 आया वो नेक्स्ट मतलब क्लास में लूँगा, उसमें आपको केमिकल इक्वेशंस में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि जब हम कैंडल को जलाते हैं ना, लाइटनिंग ऑफ कैंडल्स, तो आपको पता है ना कि वो जो वैक्स होती है मोम, वो पूरी ख़त्म होने के बाद, मोमबत्ती जब जलना शुरू होती है 4 घंटे 6 घंटे के बाद पूरी ख़त्म हो जाती है, वो जाती कहाँ पे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जो नीचे थोड़ा लिक्विड बचता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उतनी मोम नहीं रहती हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, वो सारी कहाँ गई मतलब मोम जो होती है। क्योंकि आजकल ऐसे सेटअप भी आते हैं ना, कप टाइप का होगा ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर कैंडल को आप ऐसे रख दीजिए, पूरा जला दीजिए, तो ये तब तक जलेगा जब तक कि पूरी तरह से ये मोम, ये जो वैक्स जो है ये ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ख़त्म होकर के वो जाता कहाँ है, वो गैप कहाँ हो जाता है। तो ध्यान रहे, जो बर्निंग ऑफ वैक्स होती है या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का मतलब कुछ भी हो गया, जो गाड़ी में पेट्रोल आपका जो जल रहा है, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीजन से 2 चीज़ें बनाते हैं, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और हमें दिखते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो कैंडल जो बर्न होती है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, और इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके हाई टेम्परेचर पे 2 चीज़ें बनाते हैं, एक वाटर वेपर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों की गैसेस फॉर्म में होते हैं इसलिए एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें बनती हैं इनके साथ, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी कभी हीट के फॉर्म में भी होती है मतलब जनरली। और जब कैंडल को हम मतलब जलाते हैं तो एक और एनर्जी बनती है, लाइट एनर्जी, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स, ये 4 प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली कंबशन ऑफ कैंडल या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। जो 10B था वो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स था, और 10C जो है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, उसका भी सेम सा मतलब एक्सप्लेनेशन होगा कि वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, 10D जो था वो है कंबशन। तो कंबशन मैंने आपको बताया था कि दोनों टर्म अलग अलग हैं, लेकिन कंबशन जो है वो मोस्ट मतलब करेक्ट वर्ड है कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, तो उसे कंबशन कहते हैं। और नेक्स्ट जो था वो फायरवर्क्स। फायरवर्क्स में भी सेम चीज़ें होती हैं, बस उसमें कुछ ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स मतलब मिला देते हैं जिससे वो मतलब कलरफुल लाइटनिंग हमें मिलती है, ठीक है ना। जनरली वो भी फ्यूल्स ही होंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स मिलाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जनरली जो होते हैं, जो जलने के ऊपर कलर्ड मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल था वो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आपने देखा होगा ना, आयरन यानी कि लोहे का कोई भी चीज़ को आप कई दिनों तक ऐसे छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, तो ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको मतलब ऐसे ऐसे मतलब निकाल भी सकते हैं, वो RUST रस्ट, या फिर हिंदी में कहें तो उसे जंग कहते हैं। वो भी आयरन ही होता है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दूसरी चीज़ बना लेता है जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसका रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इक्वेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं इक्वेशन नहीं लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी, या फिर आप मैं रिएक्शन के ही फॉर्म में लिख दूँ। आयरन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिसे कॉमन मतलब लैंग्वेज में रस्ट कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो जंग कहते हैं। अच्छा, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, और आयरन ऑक्साइड जो रस्ट होता है उसका सिंबल होता है Fe3O4। तो ये केमिकल इक्वेशन में तो हम पढ़ा देंगे आपको कैसे मतलब बैलेंस वगैरह करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जाने कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, 10 के ABCDEF हो गए। अब जो 11वें पॉइंट मैंने बताया था केमिकल बैटरीज, तो आप सिर्फ इतना अभी के लिए जाने कि उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे उस इलेक्ट्रिसिटी को मतलब हम यूज़ कर लेते हैं अपने कई सारे मतलब यूसेज हैं हमारे के मतलब बैटरीज के। उसके बाद रॉटनिंग ऑफ फूड, यानी कि फलों का सड़ना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फल में नॉट ओनली फल, इट इज़ रॉटनिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, मतलब खानों का सड़ जाना एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद ब्लीचिंग भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो कि कलर को डीकलराइज कर देता है।
अब कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ब्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। और जो लास्ट पॉइंट थी वो है हेयर कलरिंग थी शायद। तो मैं एक मतलब जानना चाहिए आपको, जनरली कलर करने का हेयर हो गया या फिर हमारे हैंड्स हो गए ना, स्किन, इसको कलर हम जो करते हैं ना वो मेहंदी से करते हैं। मेहंदी को इंग्लिश में हेना कहते हैं, HENNA, हेना। हेना में एक केमिकल होता है लॉसोन नाम का, मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, LAWSONE, लॉसोन। केमिकल नेम है इसका 2-हाइड्रोक्सी-1,4-नेप्थोक्विनोन। मैं इसका सिंपल बना दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इसको नेफ्थेलिन कहते हैं, नेफ्थेलिन। और ये जब ये ऐसे हो जाता है ना, बॉन्ड ना रहे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको नेफ्थोक्विनोन कहेंगे। और यहाँ पर OH ग्रुप, ये देखो मेहंदी में होता है ये केमिकल लॉसोन। ये भी ऐसे ऑब्जेक्टिव, जब आप अच्छे लेवल के एग्जाम वगैरह देते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द केमिकल इज़ प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ प्रेजेंट इन हेना, ठीक है। तो वो लॉसोन केमिकल होता है। ये क्या करता है कि हमारे हैंड्स में जो पिगमेंट्स होते हैं ना, मेलाटोनिन वगैरह, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे हेयर में होते हैं, वो इनसे रिएक्शन करके ना उसके कलर कुछ नई चीज़ बनाता है, जिसका कलर जो है वो डिफरेंट होता है। जनरली वो हाथ में जो पिगमेंट्स होते हैं उनसे कलर करके रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो इसलिए जो जहाँ जहाँ हेना मतलब हम अप्लाई करते हैं ना, वो वहाँ का जो कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। तो कलरिंग ऑफ स्किन और कलरिंग ऑफ हेयर जो है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। तो इन सारे टर्म्स को आप नोट्स बना करके एकदम ज़बरदस्त तरीके से ध्यान में मतलब इनको रखिए, और आपको पता होना चाहिए कि मतलब या फिर इनके अलावा और भी आपको मतलब मिलते हैं अगर, तो आप उन्हें भी नोट करें। तो टोटल 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बताया है, जो कि हमारे डेली लाइफ में मतलब हमें मिलते हैं, ठीक है ना, देखने को मिलते हैं। अब ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम आपको बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब केमिकल रिएक्शन की विशेषताएँ, ठीक है, क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं का मतलब ये है, विशेषताएं का मतलब समझते हैं ना आप, जैसे हमारी विशेषता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी विशेषता हो सकता है कि आप अच्छा समझते हैं या फिर आप बहुत शरारती हो, मतलब ये आपकी विशेषताएं हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं क्या हैं, जिनसे हम समझ सकें कि मतलब कब केमिकल रिएक्शन हुआ और कब नहीं हुआ। तो सिर्फ ये समझ करके मतलब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बता दें कि आप देख करके समझ जाइए कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। ये उतना यूज़फुल नहीं है, मतलब जनरल लाइफ में हम इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है, तो उन रिएक्शन को पढ़ने के लिए एक हेल्प है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ कैटेगरीज़ हैं, उन कैटेगरीज वाले अलग अलग रिएक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊँगा। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊँगा और आपको नोट करना है। हेडिंग आपकी रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आपको ऐसा मतलब लगता होगा कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। क्योंकि मैं मतलब वीडियो के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने फिर से बताया है कि वीडियो को आप जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें पॉज कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। तो जितनी चीज़ आपने सुन लिया है उसको रोक करके आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। आप स्पीड वीडियो की धीमी और तेज़ कर सकते हैं। तो वो आप कैसे नोट्स बना रहे हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग में मतलब ये चीज़ आपको थोड़ा सा अपने में अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को लिख लें, ठीक है। स्पीड धीमा और तेज़ करके, मतलब जो भी हो आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके। तो बहरहाल हम ये टॉपिक पढ़ाएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसमें 5 पॉइंट है, पाँचों पॉइंट के पहले 1 2 3 4 5 करके लिख लें। पहला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, EVOLUTION, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि किसी गैस का निकलना। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PRECIPITATE, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, थर्ड पॉइंट है चेंज ऑफ कलर, यस, थर्ड पॉइंट है चेंज ऑफ कलर। फोर्थ पॉइंट है चेंज ऑफ टेम्परेचर, हाँ। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है ना। मतलब स्टेट का मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा। मैं पांचों को फिर से बोल दे रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। नंबर 2 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। नंबर 3 पॉइंट है चेंज ऑफ कलर। नंबर 4 पॉइंट है चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और नंबर 5 पॉइंट जो है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चलिए, ठीक है। अब पहली पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जब उसमें से गैसेस निकलने लगे हैं, ठीक है।
अच्छा, उनके कुछ बस एग्जांपल्स ही पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्शंस, सम टाइम डायरेक्शन आर टेकिंग प्लेस इन विच, जैसे ये पॉइंट आप मतलब लिखेंगे ना, चेंज इन सॉरी इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, तो उसमें आप इंग्लिश में एक लाइन लिख देंगे, सम टाइम द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शन में कुछ गैसेज इवॉल्व होती हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सम टाइम द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अच्छा, अब उसका एग्जाम्पल में आप ये लिख लेंगे, कितने एग्जाम्पल हैं उसके, ए, बी और सी, 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला है जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसमें जिंक सल्फेट बनता है जो कि सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सेक्शन में गैस निकल रही है इसलिए हमने उसे इस कैटेगरी में रखा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के। सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इसमें सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि बबल के फॉर्म में गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा मतलब एग्जाम्पल है जिसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। जो थर्ड एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड का, 1 मिनट, यहाँ 2 ही आप लिखेंगे, ठीक है ना, ये सेकंड वाली कैटेगरी का एग्जाम्पल है, यहाँ नहीं लिखेंगे आप। तो ये जो ए और बी वाले जो एग्जाम्पल्स है वो आप लिखेंगे फर्स्ट कैटेगरी में, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस में। ध्यान रहे, लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप एक नोट्स बनाते चलेंगे, अदरवाइज़ मतलब चीज़ें रिजोनेट नहीं हो पाएंगी आपके फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो प्रॉपर वे में आप उसको लिखते चलें, तो जिससे एक मतलब नोट्स भी आपको बन जाएगी, और फिर आप कभी भी मतलब जब भी उसको देखेंगे एक मतलब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं है, मतलब वीडियो को देखने से, आप ना ही देखें तो बेहतर है। अच्छा, तो पहला जो मैंने कैटेगरी बताया था वो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, उसमें एग्जाम्पल ए और बी वाला आपको लिख देना है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, तो उसकी भी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि सम टाइम द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है ना कि सॉल्यूशन है, एकदम लिक्विड आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ सॉलिड अपना बनने लगे। इस तरह से दूध का फटना भी एक तरह का प्रेसिपिटेशन ही होता है, मतलब वो पूरी तरह से लिक्विड ही हमें दिखता है, लेकिन फटने के बाद लिक्विड अलग हो जाता है, सॉलिड्स कुछ अलग हो जाते हैं। यानी कि लिक्विड से सॉलिड का, यानी कि कुछ अमाउंट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, हम उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेट ही कहते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है, देखो आप उसमें एग्जाम्पल ये दोनों लिखेंगे, सी और डी वाला, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड जो कि लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में, लेड नाइट्रेट भी सॉल्यूशन फॉर्म में, इन दोनों को जब हम मतलब मिक्स करेंगे दोनों सॉल्यूशन होंगे, तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, और लेड आयोडाइड के सॉलिड बन जाएंगे तुरंत, सॉलिड वो हमें दिखाई देने लगेगा कलरलेस सॉल्यूशन से एक पीले कलर का। आप चाहें तो अभी भी देखिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि आप लिखें लेड आयोडाइड, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसके आगे लिख लें येलो कलर, क्योंकि ये येलो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, या फिर मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, कहीं से भी आप अगर पढ़ते हैं तो टीचर जितनी चीज़ें की नोट्स आपको बनवाता है, आप बेहतर स्टूडेंट तभी होंगे जब जो भी वो बोल रहा है कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप तुरंत उसको नोट कर लें, ठीक है। तो मैंने कहा कि लेड आयोडाइड येलो कलर का होता हो सकता है कि एग्जाम आपसे भी पूछ ले कि आई मीन व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेड आयोडाइड, या फिर किसी भी दूसरे तरीके से पूछ सकता है। तो पीले कलर का प्रेसिपिटेट एक बन जाता है, ठीक है, लेड आयोडाइड का। तो क्योंकि इसमें सारे सॉल्यूशन थे, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन का हमने मिलाया तो एक सॉलिड बन गया। तो ये इस तरह से मतलब ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का सॉल्यूशन सॉलिड नहीं होते हैं ये, हम जब मिलाएंगे सॉल्यूशन आपस में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक सॉल्यूशन ही होता है इटसेल्फ, और उसके बाद बेरियम सल्फेट, ये देखो वाइट कलर का होता है, वाइट बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो क्योंकि इसमें भी सॉलिड बन रहा है तो हम इसलिए इसको भी फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो शुरू के ए भी जो थे वो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस की कैटेगरी में थे, और सी और डी जो हैं वो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट की कैटेगरी में हैं। उसके बाद ई एफ जो है ना, देखो यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, क्यों बनाया है वो सिर्फ बताने के लिए कि जहाँ जहाँ स्टार बना है वो कलरफुल है, मतलब इन दोनों रिएक्शन में सिर्फ ई और एफ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जहाँ जहाँ स्टार बना है वो कलरफुल है, और जहाँ जहाँ स्टार नहीं बना है वो कलरलेस है, मतलब जैसे पानी होता है कलरलेस। तो ई और एफ वाले जो एग्जाम्पल है वो आप लिखेंगे चेंज इन कलर के कैटेगरी में, मैंने कि सम टाइम्स सम रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द चेंज इन कलर, यानी कि कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सम टाइम द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस बाय चेंजिंग देयर कलर, यानी कि रिएक्टेंट का कलर कुछ और था और रिएक्शन होने के बाद जो बना प्रोडक्ट उसका कलर कुछ और हो गया। तो उसका एग्जांपल है साइट्रिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से। साइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, पोटेशियम परमैंगनेट कलरफुल होता है, और इसका कलर जो होता है वो होता है डार्क वायलेट, या फिर कहीं कहीं पर आपको पिंक कलर भी लिखा हुआ मिलेगा। डार्क वायलेट वैसे मैं समझता हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है डार्क वायलेट, गहरा बैंगनी कलर, ठीक है। इसमें जो साइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा हाइड्रोजन परमैंगनेट और दूसरा बनेगा पोटेशियम साइट्रेट, और ये दोनों कलरलेस होते हैं। तो अब ध्यान रखें, मैं बता दे रहा हूँ, साइट्रिक एसिड कलरलेस एक सॉल्यूशन आप ले लें, इसमें जो आप पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप वाइज मिलाएंगे तो वो तो गहरे गुलाबी कलर का होगा, ठीक है, वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का।
तो लेकिन दोनों का जब रिएक्शन हो जाएगा ना, तो ये जो मिक्सचर है वो फिर से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो चीज़ें बन रही हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी दो चीज़ें बन रही हैं, एक हाइड्रोजन परमैंगनेट और पोटेशियम साइट्रेट, और ये दोनों चीज़ें कलरलेस हैं। तो जब दोनों चीज़ें कलरलेस हैं, जो उसके इससे कंपोनेंट था, तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी कलरलेस हो जाएगा। यानी कि चेंज इन कलर हम देख रहे हैं यहाँ पे, डार्क वायलेट से कलरलेस। तो ये एक तरह ऐसा रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस होती है, गैस। सल्फ्यूरिक एसिड वैसे भी कलरलेस ही है। तो जब ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में जब ये दोनों चीज़ें पास कराएंगे तो तीन चीज़ें बनेंगी, पोटेशियम सल्फेट, वाटर और क्रोमियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट कलरलेस होगा सॉल्यूशन, वाटर तो ऑलरेडी कलर्स होता है, ये क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा, वो ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर हम एक चेंज देखेंगे कि ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें कलर चेंज हो रहा है। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? ये वाला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को आप याद रखिए कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे GH। तो AB कौन से कैटेगरी में थे? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। CD कौन से कैटेगरी में है? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। EF कौन से कैटेगरी में है? चेंज इन कलर। और GH कौन से कैटेगरी में होंगे? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बदलेगा। चेंज इन टेम्परेचर में G और H मतलब वाले हैं एग्जाम्पल, G और H। क्विक लाइम, जो चूना आप खरीद के लाते हैं मार्केट से दीवारों में रंगने के लिए ना, उस चूने को पानी में मतलब डिज़ोल्व करते हैं। तो ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ दैट चूना इन वाटर, चूना मतलब जो बाजार से खरीद के लाते हैं उसे क्विक लाइम कहते हैं। तो द डिसोल्यूशन ऑफ दिस क्विक लाइम इन वाटर जब होता है ना, तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। मतलब जब आप उसके कंटेनर को टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। मतलब कि क्या होगा कि एक रिएक्शन हुआ। वो चूना जो हमने मार्केट से खरीद के लाया उससे बुझा चूना उससे शुष्क चूना कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्विक लाइम। उसमें वाटर मिलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। याद रहे, वो चेंज हो रहा है, वो अब स्लेक टाइम हो गया, जैसे हिंदी में बुझा चूना कहते हैं, जिससे हम दीवारों के ऊपर पुताई वगैरह का काम करते हैं ना, पेंटिंग वगैरह का। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल तो नहीं करते होंगे, वो आजकल तो नया आ गया ना, पुट्टी की पॉलिश या फिर डिफरेंट पेंट्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं अब। लेकिन कुछ लोग अभी भी मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं कि चूना खरीद करके पानी मिला करके उसे मतलब फिर दीवारों के ऊपर पेंटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो जो पेंटिंग होता है दीवारों पे वो स्लेक टाइम होता है एक्चुअली। क्विक लाइम का फार्मूला आपको बता दें, ये फार्मूला चलिए बाद में, मतलब अभी नहीं। और इसमें क्योंकि वो गर्म हो जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट भी एक तरह का उसमें प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है। अभी टेम्परेचर कुछ रहा होगा लेकिन बाद में वो हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। आप कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट भी आप करके मतलब देख सकते हैं कि चूना, शुष्क चूना मार्केट से ला करके उसके पानी में जो आप डिजॉल्व करेंगे तो वो कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो H वाला एग्जाम्पल है वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड। थोड़ा सा केमिकल्स आ गए जिससे आप मतलब फ्रेंडली नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता है एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम्पल है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बेरियम क्लोराइड बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अमोनिया जनरली गैस होती है, गैस। वाटर बनाएगा और कूलिंग होती है। कूलिंग मैंने यहाँ लिख दिया है, ये इसी रिएक्शन का कंपोनेंट है। यानी कि टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा, आप जब उस कंटेनर को टच करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा ठंडा फील होगा, ठीक है ना, कूलिंग होगी। अच्छा, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कहीं पर क्या होता है कि गर्म हो जाता है, कहीं पर क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसी गर्म और ठंडे से दो टर्म यहाँ पर निकल रहे हैं। पहला जो टर्म है वो है जहाँ पर मतलब गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे जो भी रिएक्शन होते हैं जिसमें मतलब हीट रिलीज़ होती है, जिसमें गर्मी होती है, मतलब होने के बाद में कंटेनर जो है वो गर्म हो जाए, हम ऐसे रिएक्शंस को एक और नाम उसको दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये एक्सो। ये साइड से मैं नहीं पढ़ा हूँ, ये आपके कोर्स में है। एक्सो, THERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, हम ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर क्या होता है कि कूलिंग होती है, कूलिंग का मतलब कि पहले कुछ हीट रही होगी रिएक्टेंट में, वो ख़त्म हो गई और प्रोडक्ट में मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, यहाँ पर कूलिंग होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन है जो हमें बताते हैं कि कंटेंट ऑफ हीट किस साइड है, रिएक्टेंट के साइड है कि प्रोडक्ट के साइड है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होगी वो हमेशा प्रोडक्ट के साइड में होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होगी वो हमेशा रिएक्टेंट के साइड में होगी, ठीक है। तो इन दोनों को देख करके मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि रेस्पिरेशन जो होता है, जो हम सांस लेने वाला, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, वहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देखें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो करके आपने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो यहाँ इस रिएक्शन में जो हीट है वो प्रोडक्ट के साइड में, यानी कि इसमें हीट निकल रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मतलब पूछ सकता है वाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक, तो आप आंसर में लिखेंगे बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हीट इज़ आई मीन जनरेटिंग और हीट इज़ फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन, ठीक है ना। या फिर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ हीट, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट बनती है, इस रिएक्शन में हीट जो है वो एज ए प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हम रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जान रहे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रिवर्स वाला था ना, मैंने भी आपको बताया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि इसमें जो हीट होती है वो टू द साइड ऑफ रिएक्टेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जो आप फोटोसिंथेसिस का जो आप रिएक्शन देखेंगे तो उसमें क्या क्या था, उसमें क्या था फोटोसिंथेसिस में, हाँ उसमें था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, और उसके बाद से प्रोडक्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन था, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और फोटोसिंथेसिस एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि उसमें हीट यूज़ होती है, मतलब वो बनती नहीं है हीट, उसमें हीट यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन था वो मैंने बताया था चेंज इन स्टेट, मतलब कि जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा मैटर का। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वैक्स का बर्निंग। जब मैंने अभी आपको सिखाया ना कि लाइटनिंग ऑफ वैक्स, तो उसमें वैक्स जो होती है वो तो सॉलिड होती है। बर्निंग मैंने ऐसे लिख दिया है, वो कोई कंपोनेंट नहीं है, वो सिर्फ एक कंडीशन है रिएक्शन की। ध्यान रहे, बर्निंग एक कंपोनेंट नहीं है, इट इज़ ओनली द कंडीशन ऑफ ए रिएक्शन। तो वैक्स जो होती है, वैक्स एक सॉलिड होता है। मैंने आपको बताया कि सॉलिड का जब हम हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होता है, वाटर वेपर वो भी गैस होता है। बाकी यही दोनों फिजिकल वो है ना कंपोनेंट मैटर, बाकी तो दोनों एनर्जी है। तो वैक्स सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, मतलब दो चीज़ें बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैस और वाटर वेपर वो भी गैस। तो यहाँ पर सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, इसीलिए हम इस रिएक्शन को हमने किस कैटेगरी में पुट किया है, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है रिएक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम भले अलग हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो यही है कि आपको डिफरेंट रिएक्शंस याद हो जाएं, ठीक है ना, कि रिएक्शन भी कुछ होता है। अभी मैंने ध्यान रहे फार्मूले के फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा है, अभी खाली नाम के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो इक्वेशंस के बारे में होगी। अभी हमने क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में, या फिर हमने उनको कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब इवॉल्व किया कि जहाँ पर गैसेस बनती हैं, जहाँ पर सॉलिड बनते हैं, जहाँ पर स्टेट चेंज होता है, जहाँ पर कलर चेंज होते हैं, है ना, जहाँ पर हीट निकलती है, जहाँ पर हीट लगती है। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हमने आज पढ़ा है। और आज की क्लास का या फिर इस चैप्टर का जो आपके कोर्स में है उसका मेन मोटिव ही ये है कि आपको डिफरेंट रिएक्शंस याद हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी केमिस्ट्री की वोकेबलरी रहेगी उतनी अच्छी केमिस्ट्री आपकी होगी, उतने अच्छे केमिस्ट्री आप बनेंगे। तो आप जितने भी रिएक्शंस आज मैंने पढ़ाए हैं आपको, उनको एक प्रॉपर नोट्स में भी आप बना ही लिए होंगे, लेकिन उन रिएक्शंस को आप अलग से लिखिए और आप मतलब उनको बार बार पढ़ते रहिए कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि हाँ इतने तरह के रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड होते हैं। बाकी इनको किस तरह से केमिकल फॉर्म में लिखना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब बताऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, केमिकल रिएक्शन मैंने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है। और एक टॉपिक में पढ़ाऊँगा एटम काउंट सबसे पहले उसी से। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।